भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण दो तरह की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन भारतीय संविधान में सैद्धांतिक रूप में भारत के राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसा कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्री परिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, चाहे उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं शक्तियों को हम आज विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली शक्ति जो आती है वो है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। और कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों में भी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो यह है कि शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। तो इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वास्तविक प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद है, तो वास्तव में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। सेकंड आता है कि जितने भी हमारे देश में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और साथ में उनकी पदच्युति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति समस्त महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है और ये प्रमुख अधिकारी कौन कौन है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विदेशों में राजदूत। तो इन सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के पास ही यह पावर है कि वह उन्हें पद से भी हटा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में या भारतीय संघ के समस्त महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यद्यपि राष्ट्रपति के द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग या इन शक्तियों का प्रयोग संविधान की सीमा में रहते हुए ही किया जाएगा। इसी तरह हमारे देश के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों के निर्माण की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। इन्हीं शक्तियों के अंतर्गत
नेक्स्ट बिंदु आता है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यिक परिषद का भी गठन कर सकता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो इस तरह से संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास रहती है। वह केवल देश के लिए ही नियमों का निर्माण नहीं करता, शासन की शक्तियों के लिए निर्देश नहीं देता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह हमारे देश का प्रमुख है और प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना और इसके अतिरिक्त अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहता है। विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इस संबंध में भी वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। नेक्स्ट शक्ति आती है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति है। भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल, थल और नभ सेना। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है, वह उसका प्रमुख होता है। लेकिन वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने यह निश्चित कर दिया था कि जो सैनिक शक्ति है वो नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी, वो नागरिकों के पास रहेगी। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, अर्थात इस पर भी भारत के संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आती है जो सेकंड और प्रमुख शक्ति है वो है विधायिनी शक्ति, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। जो भारत का राष्ट्रपति है यद्यपि कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, औपचारिक प्रमुख मानते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है। भारत की संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद में ही शामिल माना जाता है। अब विधायी क्षेत्र में उसके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है, यानी कि अधिवेशन का बुलाना और अधिवेशन का अंत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद का जब अधिवेशन आरंभ होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है और इस अभिभाषण में वह देश की नीति के बारे में जनता को अवगत करवाता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में और अन्य महत्वपूर्ण जो शक्तियां प्राप्त हैं उसमें एक महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी विशेष सेवा में या इन क्षेत्रों में उन्होंने कोई विशेष कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति लोकसेवा में या लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है। साथ में जो विधेयक संसद के द्वारा पारित होते हैं
वो विधेयक तभी कानून का रूप धारण कर सकते हैं जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यद्यपि इस मामले में भी उसके पास अंतिम शक्तियां नहीं हैं। यदि वो विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, उसको उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून का स्वरूप ग्रहण करता है। इसी तरह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियां हैं, और यह अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता। तो उस समय, क्योंकि संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा, तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश की पालना कानून के समान ही होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। उसके पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। अब वित्तीय शक्तियां क्या है कि जो राष्ट्रपति है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखता है। इसके अतिरिक्त उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और वित्तीय मामलों में भारत के राष्ट्रपति के पास जो अन्य महत्वपूर्ण शक्ति है वो यह है कि भारत की जो आकस्मिक निधि है, जिसे हम संचित निधि भी कहते हैं, उस पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। तो इस तरह वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्तियां रहती हैं। इसी तरह जो राज्यों से संबंधित अधिकार भी हैं उसके पास। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका बल्कि वो पूरे भारत का प्रधान होता है। क्योंकि वो प्रधान है तो राज्यों के संदर्भ में भी उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उनकी मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, तो इन मामलों में भी राष्ट्रपति आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अब आती हैं उसकी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति यही है कि वह अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता है। यदि किसी अपराधी को मृत्यु दंड मिला है या आजीवन कारावास की सजा मिली है और वह राष्ट्रपति से गुहार करता है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम या फिर माफ कर सकता है। किंतु राष्ट्रपति की जो ये क्षमादान संबंधी शक्ति है उस पर भी प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से है, लेकिन वह उन्हीं अपराधियों की सजा माफ करेगा जिसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाएगी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो किसी भी अपराधी के अपराध की सजा को कम या फिर वो माफ कर सकता है। तो ये थी उसकी न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है। नेक्स्ट आती हैं संकटकालीन शक्तियाँ। देखिए, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं।
एक शक्तियां होती हैं सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी हैं उसकी संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करता है, जो वास्तव में राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है जब वो अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। संकटकालीन शक्तियां में हम सबसे पहली शक्ति देखते हैं वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद है 352, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का डर रहता है तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है और संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 महीने तक लागू रहती है। इसमें वो क्या क्या व्यवस्था कर सकता है? जब मान लीजिए 352 के अंतर्गत पूरे देश में संकटकालीन व्यवस्था लागू कर दी गई है तो उस अवस्था में भारत में 44वें संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर ही घोषित किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, केवल आंतरिक शांति के नाम पर भी संकटकालीन शक्तियां लागू कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यह आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देगा, अर्थात राष्ट्रपति केवल अपनी इच्छा से या केवल प्रधानमंत्री की सलाह से आपातकाल लागू नहीं करेगा। यह तभी लागू करेगा जब मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए जब यह व्यवस्था लागू हो गई है तो इसे लागू रखने के लिए पहले तो ये था कि 2 माह बाद स्वीकृति लेनी है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि 6 माह के बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रत्येक 6 माह के बाद उसे लोकसभा से या संसद से स्वीकृति लेनी होगी, तभी यह आपातकाल लागू रह सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। सबसे पहले 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, दूसरा 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, इसी तरह 1975 में, और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में संकटकालीन शक्तियों को लागू किया गया था। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति आती है, जो विवादास्पद भी है, वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संकट काल की व्यवस्था को लागू कर सकता है। संसद के द्वारा इसमें भी क्या है कि एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह जो अनुच्छेद 356 है वो सबसे विवादास्पद रहा है। वो इसलिए क्योंकि यह इस पर ब्लेम लगाया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 356 का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अनुच्छेद 356 लागू होता है तो राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक लगभग 100 से अधिक बार अनुच्छेद
356 के अधीन संकट काल घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट शक्तियां आती हैं वित्तीय शक्तियां। इसमें मैंने ये अनुच्छेद 307 शो हो रहा है, लेकिन ये अनुच्छेद त्रुटि है लिखने में, ये अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। और आज तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी तक वित्तीय संकट की शक्तियों को लागू नहीं किया गया। तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां, जिनके बारे में हमने आज विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।